अब ये सब तो बात हो गई कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है, ट्रॉमास जो एक्सपीरियंसेस आ रही है, जो सेंसरी इनपुट्स आ रही है, वो इमोशनल ब्रेन में कैसे जाती है, रैशनल ब्रेन में कैसे जाती है, किस तरह से डिसीजन इम्पैक्ट होते हैं हमारे इमोशनल इमेच्योरिटी से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे लिए ट्रॉमेटिक हो जाते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं। तो ब्रेन का, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ब्रेन का काम है हमारी बेसिक नीड को पूरी करना, जो हमें, ताकि हम सर्वाइव कर सके, ताकि हम जिंदा रह सकें। अब उस सर्वाइवल को करवाने के लिए ब्रेन का एक और काम, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेंजर्स को असेस कर पाए, रिस्क फैक्टर्स को असेसमेंट कर पाए एंड हमें बता पाए कि दिस इज डेंजरस हेयर एंड यू कैन नॉट मूव देयर, यू कैन नॉट गो देयर। तो ये भी एक ब्रेन का काम है। अब डेंजर असेसमेंट में क्या रहता है कि ब्रेन डिटेक्ट करेगा, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा पर्सन है, वो मेरे सामने बैठा है एंड मेरे लिए वो सही नहीं है, या फिर दैट पर्सन वांट्स टू अटैक मी, तो माई ब्रेन विल असेस द सिग्नल्स, माई ब्रेन विल असेस द फेशियल एक्सप्रेशंस, माई ब्रेन विल असेस द बॉडी लैंग्वेज, द एयर अराउंड दैट पर्सन। तो वो असेसमेंट कौन कर रहा है? माई ब्रेन इज डूइंग दैट टू असेस द डेंजर, कि वो डेंजरस सिचुएशन है या नहीं है। वो असेसमेंट होती रहती है साइड बाय साइड। अब वो असेसमेंट होने के लिए सेंसरी इनपुट चाहिए। सेंसरी इनपुट क्या रहेगी? जैसे कि मैंने आंखों से देखा, या फिर मैंने कानों से सुना, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हो, हाँ मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम नियर द टारगेट और समथिंग, कुछ ऐसी बात मैंने सुनी। एंड अब ये बहुत, मतलब कि सेंसरी इनपुट आ रही है मेरे दिमाग तक, कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, या मैंने उसका फेशियल एक्सप्रेशन नोट किया, तो कुछ ऐसी इनपुट्स मेरे ब्रेन तक गई। अब क्या हुआ? अब ये इनपुट मेरे ब्रेन में गई, मेरे जो लिम्बिक ब्रेन था, हाइपोथैलेमस एंड अमिगडाला, वहां तक ये इन्फॉर्मेशन गई एंड वहां प्रोसेसिंग होती है इसकी। अब वहां पे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होती है एंड ये इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्शंस में पास हो जाती है। टू डायरेक्शंस में मतलब, एक तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रंटल ब्रेन पे, जो हमारा रैशनल ब्रेन है, दिस इंफॉर्मेशन गोज इनटू रैशनल ब्रेन। एंड अनदर पार्ट, और कहाँ पे जाएगी ये इंफॉर्मेशन? हमारे एमिगडाला में, जो हमारा इमोशनल रिएक्शन वाला ब्रेन है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? दोनों तरफ इंफॉर्मेशन को भेज देगा, वन इज रैशनल एंड अनदर वन इज द अमिगडाला। अब अमिगडाला क्या है? लिम्बिक सिस्टम, हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है। तो एक इंफॉर्मेशन वहां गई, दूसरा हमारा दिस वन, द कॉन्शियस ब्रेन, जो यहाँ पे प्रेजेंट है अभी, एक वो ब्रेन में गई। अब देखते हैं साइड बाय साइड क्या होता है। अब जो हमारा अमिगडाला है ना, वो बहुत फास्ट नेटवर्क है, वो एक्सट्रीमली फास्ट है, क्योंकि उसको उसको नेचर ने वैसे डिजाइन किया है कि कुछ भी, जैसे कि वो एक पहले भी मैंने एग्जांपल शेयर किया था, जैसे सामने से शेर आया तो हमारा फ्रंटल लोब तब डिसाइड नहीं कर पाएगा, तब हमारे अमिगडाला को ही डिसाइड करने पड़ेगा। हमें एक फास्ट ट्रैक चाहिए एक्शन के लिए, हमें भागना पड़ेगा सिचुएशन से। तो भागने के लिए हमें बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर वो आंसर चाहिए होगा कि क्या करना है। तो उसके लिए हमें हमारा एमिगडाला के ब्रेन की ही बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो फास्ट मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में हमें आंसर्स बहुत फास्ट चाहिए होते हैं। सो वेदर इज इनपुट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ये असेसमेंट होता है अमिगडाला के पास, कि ये जो इनपुट आई है, इस इनपुट से क्या पता चल रहा है, कि क्या ये इनपुट से ऐसा कुछ है कि इसके सर्वाइवल में दिक्कत होने वाली है, क्या इस इनपुट में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मर सकता है। अब इसकी असेसमेंट अमिगडाला कर रहा है, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ हिपोकैम्पस, ये भी एक अनदर ऑर्गन है दैट इज जस्ट अबव दैट। अब हिपोकैम्पस में जब ये इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को हमारे पास्ट के साथ रिलेट करेगा। जैसे कि मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि भागती बहुत सारी एक रेस में बहुत सारी स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो अब वो हिपोकैम्पस क्या करेगा? गाड़ी को आया वो विजुअल, हिपोकैम्पस ने पास्ट किसी सिचुएशन के साथ रिलेट किया कि ये इसके लिए अटैक है या ये नॉर्मल है, इसके लिए फ्रंटल लोब काम करेगा या मेरे को डिसीजन देना है। अब उसने असेस किया एंड उसको याद आया, कुछ ऐसी मेमोरी याद आई कि हाँ स्पीडिंग कार है तो ये हिट कर सकती है, ये मर सकता है। तो उसने जवाब दिया कि यू हैव टू रन, यू हैव टू रन, यू हैव टू रश। एंड अब क्या होता है? अब ब्रेन ने, उसने डिसीजन दे दिया, एंड उसके डिसीजन के बाद क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स निकले जो रनिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारा कॉर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, जिससे कि ब्लड प्रेशर रेज होगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट क्यों बढ़ी हुई चाहिए? बिकॉज वी हैव टू रन। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अमिगडाला ने इंफॉर्मेशन पास करी हिपोकैम्पस को, हिपोकैम्पस ने
रिलेट किया उस इंफॉर्मेशन को हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से एंड देन सिग्नल किया ब्रेन को कि रिलीज सम दोज कोर्टिजोल्स, रिलीज सम एड्रेनलिन, ताकि वो पर्सन भाग सके इस सिचुएशन से। एंड ऑब्वियसली जब एड्रेनलिन रहेगा बॉडी में, वो फियर जनरेट होगा, तो पर्सन विल रन एंड सेव हिज लाइफ। तो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या होता है, जब जब ये डेंजर पास हो गया है ना, वो स्पीडिंग कार निकल गई एंड हमने अपनी जान बचा ली, तब ये चीजें नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल इन द सेंस कॉर्टिजोल गेट्स डाउन, एड्रेनलिन गेट्स डाउन, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बैठ जाते हैं उनको, अब वो रेज्ड नहीं रह रहे। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है, वो डीएक्टिवेट मोड पे चला जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सब चीजें, कि इस तरह के कुछ चीजें होना कि हम रन कर पाए, हम सिचुएशन से लड़ पाए एंड भाग पाए। सो अब जब ये सिचुएशन सारा पास हो गया तो क्या हुआ, वी सिट स्टिल, कि अब नॉर्मल है, नाउ ब्रेन इज एट काम सिचुएशन, कि अब पास हो गई ये सिचुएशन एंड अब हम बच गए हैं, अब हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम को शट डाउन होना चाहिए। ये सारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। और दूसरी तरफ हमारे फ्रंटल लोब को जो कमांड गई थी, वो जो भी जैसे कि जो स्पीड में कार आ रही थी, जो नॉइज सुन रहा था, जो वैसी सिचुएशन बनी थी, उसने अब फ्रंटल लोब क्या करता है, इनको एक फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है, सारी इंफॉर्मेशन को सारी सेंसेस में डिवाइड करता है, कि सेंसरी इनपुट उस टाइम पे स्मेल ऐसा आ रहा था, या फिर उस टाइम पे नॉइज ऐसा सुन रहा था, या फिर उस टाइम पे मुझे चीजें ऐसे दिख रही थी। इन सब इंफॉर्मेशन को वो एक डिवीजन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड वो रिकॉर्ड करता है, और एक मेमोरी एक डिसइंटीग्रेट मेमोरी बन जाती है, एक अच्छी मेमोरी नहीं बनती है, एक अलग अलग पोर्शंस में मेमोरी डिवाइड हो जाती है। एंड अब ब्रेन को नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि मेमोरी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में कुछ नहीं है, कोई भी चीज एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है। एंड अब क्या होता है, फ्रंटल लोब फ्रीज कर जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि जहां पे ब्रेन को लगा कि आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोसेस थिंग्स, एंड अब वो प्रोसेसिंग रुक जाती है एंड वो फ्रीज मोड में चला जाता है, उसको नहीं पता आगे क्या करना है। रिलेशनशिप में ये बहुत बार ये चीजें आती हैं, जैसे कि लड़की या लड़का कोई भी जो गुस्सा करता है, या फिर जब ही इज गोइंग थ्रू दैट मेल्ट डाउन, वो अपने इमोशंस के साथ नहीं डील कर पा रहा या कर पा रही, तो सामने वाला पार्टनर गॉट फ्रीज्ड। बहुत सारे मेल्स ये कंप्लेन करते हैं कि आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस, मुझे नहीं पता, आई गॉट फ्रीज्ड, मुझे डर लगता है उस टाइम पे, बिकॉज वो लोग फ्रीज हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड इन देयर पास्ट। तो अब वो नॉर्मली सामने वाले को ऐसे नहीं देख पा रहे हैं कि शी इज और ही इज हैविंग द मेल्ट डाउन, बिकॉज उनके वो न्यूरल नेटवर्क फ्रीजिंग जानते हैं, दे गॉट फ्रीज्ड। So that is those things are registered as traumas। अब ये कार स्पीडिंग जो एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल, अ टीनेज गर्ल हु इज ट्रेवलिंग अलोन एंड कोई भी पैसेंजर उसके पास आके बैठता है एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली टचिंग हर, एंड अब वो टीनेज बच्चा, उसको नहीं पता कि मैं कैसे उठ के जाऊं, ही इज फीलिंग दैट शेम एंड गिल्ट कि मैं कैसे जाऊं, और उसको पता है उसका 1 घंटे का सफर और है। अब शी डू नॉट हैव दैट करेज कि मैं आई शुड मूव फ्रॉम हियर एंड मुझे यहाँ से निकलना है, एंड वो टॉलरेट करे जा रही है, तो उसका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट रह जाता है एंड उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉमा। तो वो एक जो लूप है उसके अंदर चली जाती है, एंड जब ऐसा ही सेम, जैसे वो बस में बैठी है या कहीं ट्रेन में है, कोई भी पैसेंजर, कल को उसका हस्बैंड भी उसके साथ अगर चिपक के बैठेगा, शी विल फील कि ऐसे क्यों बैठे हो, मतलब अदरवाइज इट इज नॉर्मल, बट शी हैज सम एक्सपीरियंस, जब वो उसके साथ ऐसे टच करके बैठा तो शी हैज सम दोज नेटवर्क्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे। सो दीज आर द ट्रॉमास। इसका और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ अब्यूजिव पेरेंट्स होते हैं, जैसे कुछ अल्कोहलिक पेरेंट्स होते हैं, कुछ किसी के फादर हैं वो अल्कोहलिक हैं, वो अब्यूज करते हैं, वो अपने बच्चों को ट्रॉमा देते हैं। जैसे कि अब बच्चा अनसर्टेनिटी में कि आज पापा आए हैं, आज तो सब ठीक था, कल पापा आए हैं तो कल लड़ाई हुई थी, आते ही लड़ाई हुई थी।
अब किसी और दिन पापा आए थे तो एक दोस्त को लेके आए थे, तो दोनों आके यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे एंड उसके बाद मम्मा से लड़ने लग गए। इस तरह से एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें जिसमें मेमोरीज डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इंफॉर्मेशन डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड ब्रेन गॉट फ्रीज्ड। बच्चे का ब्रेन फ्रीज होने लग जाता है। जैसे ADHD और इन सब बहुत सारे इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में ये बहुत कॉमन है। सो दिस इज हाउ ट्रॉमास रजिस्टर। फ्रंटल लोब से तो हमने समझ लिया कि फ्रीजिंग हो गई है ना, मेमोरीज एक अच्छी मेमोरीज नहीं बन पाई, वो डिसइंटीग्रेट हो गई चीजें। लेकिन दूसरी तरफ हम अमिगडला की बात कर रहे थे, हिप्पोकैम्पस की बात कर रहे थे कि वहां पे मेमोरी गई थी एंड वहां से इंफॉर्मेशन आई थी एंड अब सब कुछ ठीक है, वो स्पीडिंग कार निकल गई, हमारी जान बच गई एंड बैक टू नॉर्मल। लेकिन तब तक तो ठीक था, बैक टू नॉर्मल हो गया। बट अब क्या है, बहुत सारे केसेस में जब ये सिचुएशन ब्लॉक्ड है, बैक टू नॉर्मल का रास्ता ही नहीं पता, ऐसे नेटवर्क्स ही नहीं है बच्चे के अंदर कि बैक टू नॉर्मल जा सके। फॉर एग्जाम्पल, उनकी, इसको बोल सकते हो आप, उनकी रिकवरी ब्लॉक्ड है। दे फील ब्लॉक्ड, दे कैन नॉट मूव। जैसे जो बस वाला एग्जाम्पल था कि लड़की वहां पे थी एंड समवन वाज, जो भी पैसेंजर उसके साथ था वो कॉन्स्टेंटली उसको टच कर रहा है एंड शी वॉज एम्बेरेस्ड और उसको डर लग रहा है। तो अब ब्रेन जब आधा घंटा ये सब टॉलरेट कर रहा है और वो लड़ भी नहीं पा रही है आगे से, जैसे कि अब्यूजिव पेरेंट्स है, बच्चे इतने छोटे हैं वो कैसे लड़ेंगे उनसे, और बच्चे इतने भी बड़े नहीं है कि वो जाके खुद अर्न करके कमा पाए। तो वो एक ब्लॉकेज वहां पे, उनका जो पैटर्न था, जो वहां से निकलने का रास्ता था, वो ब्लॉक्ड हो गया एंड नाउ ब्रेन स्टार्ट टू रजिस्टिंग इट्स फॉर एवर। ये हमेशा के लिए है, ब्रेन ये भूल जाता है कि ये टेम्परेरी है। बट जब वो बार बार ट्रॉमास के एक्सपीरियंस होते रहते हैं, एक मतलब एक डेली का रूटीन बन जाता है। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे होता है कि लड़ाई झगड़ा नॉर्मल है, कि अगर वो शांति से, जैसे एक संडे है, एक संडे भी वो शांति से नहीं निकाल सकते बिना लड़े, क्योंकि उनको वो पता है, उनके ब्रेन को वो पता है, वो कंफर्ट, क्योंकि उनको ब्रेन को लगता है कि लड़ाई इज नॉर्मल। लड़ाई करने से एक फीलिंग आती है कि हम सब हैं। दे डू नॉट नो द रास्ता की बात करके, एक दूसरे से प्यार से बात करके भी वो फीलिंग जनरेट की जा सकती है। उनको लड़ाई का रास्ता पता रहता है। तो अब वो क्यों है, क्योंकि उनके रिकवरी के रोड्स आर ब्लॉक्ड। उनका ब्रेन हमेशा क्या है, फाइट मोड में है। उनके ब्रेन को हमेशा लगता रहता है कि फाइट करना है। बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारे फीमेल्स भी हैं, उनको बहुत सारे एंगर इश्यूज होते हैं। तो एंगर करने से दे फील देयर ओन सेल्फ, उनको वो फील आता है कि आई एम देयर, लिसन मी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। दे वांट टू फील देयर ओन सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में है जिनमें वो बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाए, दे वर ब्लॉक्ड देयर सेल्फ। अब उनके ब्रेन को वो लगता है कि वो जो ब्लॉकेज है वो फॉर एवर फॉर लाइफ है। तो उनका अमिगडला कांस्टेंट फाइट में रहता है। किसी ने थोड़ा सा भी आगे से कुछ बोल दिया, उनका ब्रेन सडनली सिग्नल देता है फाइट। उनका रैशनल ब्रेन, जिसने समझाना था कि नहीं ये फाइट का टाइम नहीं है, इट कुड बी देयर ओपिनियन, बट उनको क्या लगता है, उनका अमिगडला, उनका जो इमोशनल ब्रेन है, वो हाईजैक कर लेता है सिचुएशन को एंड दे स्टार्ट फाइटिंग विदाउट अ रीजन। उनके पास कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, सामने वाले को रीजन समझ में भी नहीं आता कि ये फाइट क्यों हुई। तो इट मीन्स इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है। और जब, जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं वो हाइपर विजिलेंट होती हैं। हाइपर विजिलेंट किस लिए, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां से वो एस्केप नहीं कर पाई। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि उनका जो अमिगडला है उसने उनकी हेल्प करी थी एंड अभी उनकी रिकवरी सेम वे में ब्लॉक्ड है। बहुत सारी चीजों से वो निकल नहीं पाई एंड अब उनको लगता है कि वी आर, उनके अमिगडला को यही लगता रहता है कि वी आर इन दैट सिचुएशन, वी आर इन दैट पैनिक। अब उसकी वजह से क्या है, वो हाइपर विजिलेंट मोड में चली जाती है। एवरी टाइम दे आर असेसिंग द खतरास, जितने भी डेंजर्स हैं उनकी सराउंडिंग में, हर टाइम वो असेस करेंगे एंड समटाइम्स दे विल से कि आई एम वेरी इंट्यूटिव, मुझे सडनली चीजें पता चल जाती हैं एंड हो सकता है पता चल जाती हूँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बिकॉज जब किसी का पैनिक मोड इतना ऑन रहेगा तो उसका मतलब उसका हाइपोथैलेमस, उसका एमिगडाला कॉन्स्टेंटली वर्किंग, वो एकदम बहुत हाइपर स्पीड में काम करता रहता है असेस करने के लिए कि यहाँ डेंजर है, यहाँ नहीं है, यहाँ रिस्क है, ये कर लें वो कर लें इससे बचने के लिए। तो वो लोग इसको हाइपर विजिलेंट का नाम देंगे, कि वो लोग हाइपर विजिलेंट इन द सेंस कि
वो देख पाती हैं चीज़ों को, बिकॉज इसी पैटर्न ने उनकी बचपन में या टीनेज में, जहाँ उनको बहुत सारी चीज़ों से सेफ्टी की ज़रूरत थी, उनके पेरेंट्स से, उनसे बड़ों से वो सेफ्टी नहीं मिली, एंड दे जनरेटेड सेफ्टी ऑन देयर सेल्फ। वो जो पैनिक मोड ऑन करके उन्होंने सेफ्टी जनरेट की। अब एडल्टहुड में सब कुछ सेफ होने के बाद, सब कुछ सेफ भी है, लेकिन स्टिल दे फील टू बी हाइपर विजिलेंट। उनको वो नॉर्मल लगता है हाइपर विजिलेंट होना, क्योंकि उनको लगता है मैं हाइपर विजिलेंट इसलिए आई एम सेविंग माई फैमिली। But they need to learn कि now they are in safe mode, now they are in safe hands. You need to sit and relax and to build some networks to say your brain now everything is okay, now get settled down. There is no need to panic. अब ट्रॉमास और भी क्या करते हैं, जैसे कि ट्रॉमास मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रेन इतना हाइपर विजिलेंट स्टेट में है कि वो दूर से चीज़ों को भांप लेता है, दूर से फ़ोन पे भी बात हुई तो वो असेस कर लेता है आपकी टोन से, आपके फ़ोन करने की टाइमिंग से, हर चीज़ से वो इतना हाइपर यूज़ में रहता है, तो उसमें क्या मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हो सकता है सामने वाले की टोन किसी और वजह से भी खराब हो, लेकिन अगर आप हाइपर विजिलेंट हो तो आप मिस इंटरप्रेट कर लोगे चीज़ को कि नहीं ये डेंजर है इसलिए ऐसा बोला। मतलब आपके ब्रेन ने खुद ही वो खिचड़ी पक जाएगी अंदर ही अंदर, मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज हस्बैंड का या वाइफ का वो मतलब नहीं होता बात करने का, लेकिन अगर सामने वाला बहुत हाइपर विजिलेंट है, वो छोटी छोटी चीज को ऐसे पिक करता है कि हाँ इसने ऐसे सोचा होगा तब ऐसे बोला होगा। मतलब देर इज नो रैशनल बिहाइंड, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप फ्रंटल लोब को आप यूज करोगे बैठ के इस चीज, तभी कहते हैं कि इफ यू आर कंफ्यूज इन थिंग्स राइट डाउन ऑन द पेपर। जब राइटिंग में आपका फ्रंटल लोब, आपका कॉग्निटिव ब्रेन थोड़ा सा चलने लगता है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू थिंक, तो आप सोचने लगते हो। जैसे ही आप सोचने लगते हो तो आपको लॉजिक समझ में आने लगता है। बट जब लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है तो आप अपना रैशनल ब्रेन यूज नहीं कर पाते हो, आपका इमोशनल ब्रेन ओवर पावर करता है चीजों को। तो आप मिस इंटरप्रिटेशन है कि मतलब चीजों को गलत समझ लेना, जस्ट बिकॉज कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस या पुराने कुछ ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी रिलेशनशिप बहुत सारे बहुत वास्ट इश्यूज आ जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है इट्स अबाउट हस्बैंड वाइफ, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी लाइक your settlement in offices, settlement in complex families. Let me bind up things. जब anyone who has gone through traumas, जिसके कुछ experiences रहे हैं जिनसे वो अभी तक निकल नहीं पाया है, blocked हैं चीज़ें, वो हाइपर विजिलेंट रहेंगे, पूरी उम्र रहेंगे अगर वो उन पे काम नहीं करते हैं तो वो मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं। एंड मिस इंटरप्रिटेशन से दे हर्ट देयर ओन सेल्फ। वो अपने ही दिमाग को कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें बोलते रहते हैं जिससे उनको खुद को वो दुख होता रहता है, एंड वो उस लूप में फंसे रहते हैं कि हाँ थिंग्स आर लाइक दैट, मेरी किस्मत इज लाइक दैट, मेरे को जो मिलता है, जो पार्टनर है, एवरीबडी इज लाइक दैट, नोबडी लव्स मी। ये सब बहुत एक सर्कल में चलता रहता है और वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते। सो ये हाइपर विजिलेंट मोड को यू नीड टू टर्न ऑफ, एंड इट्स इन योर हैंड्स। बिकॉज अब जो पास्ट पे ट्रॉमास हो गए उनको आप यू कैन नॉट, उनको आप पीछे जाके उनको आप अंडन नहीं कर सकते, आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बट नाउ इट्स इन योर हैंड कि आप उन न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर सकते हो, उनको दोबारा से उस तरह से वायर कर सकते हो। वायर कैसे करेंगे? न्यू एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करके, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करके, एक सेफ इन्वायरमेंट, फैमिली में एक सेफ इन्वायरमेंट बना के। बिकॉज अगर आप आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर है हु हैज गोन थ्रू लाइक दोज थिंग्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल नॉट टॉक टू यू ओपनली कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। एंड समटाइम्स बहुत सारे लोगों को ये खुद भी नहीं पता रहता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है। एंड जब वो थेरेपी में होते हैं, जब वो काउंसलिंग में जाते हैं, देन थिंग्स कम आउट, दे कम टू नो कि यार यस इट वॉज द प्रॉब्लम एंड इट वॉज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट। लेकिन वो ब्लेम गेम चलता रहता है, वो फैमिली मेम्बर्स को लेके, मतलब ये बहुत सारा इस तरह की कुछ चीज़ बन जाती है कि वो एक ब्लेम ही चलता रहता है। एंड जब तक ये ब्लेम रहेगा तब तक आप ये नहीं सोचोगे कि गलती मेरे अंदर भी हो सकती है। सो ट्रॉमाज आर लाइक दैट। ट्रॉमाज इस तरह से ट्रबल करते हैं कि आपकी
अपनी ही जो अपने ऊपर काम करने की चीज़ है वो ही टर्न ऑफ रहती है। आपको नहीं पता चलता कि मेरी ही वजह से कुछ दिक्कतें हैं, कि बिकॉज आप ट्रॉमा इतना ट्रिगर रहता है, आप हाइपर विजिलेंट रहते हो, आप एवरी टाइम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हो, तो आपको नॉर्मल चीज़ें भी अटैक लगती हैं। नॉर्मल किसी ने टच किया तब भी वो अटैक लगता है। तो you need to turn off those buttons, you need to settle down, you need to have some peace. If any one of you in your family dealing with such things, emotional blockages, you can DM us, you can DM us, you can mail us, mail our team, we'll contact you back, and you can book your sessions. I will share the details. Thank you for watching till end. Thank you again for your valuable time.